एक दिवसीय दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे राजगीर। जिले में हो रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण, मौजूद अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। सीएम हेमंत सोरेन ने छत्तीसगढ़ के सीएमडी से की मुलाकात। सीएमडी पीएस मिश्रा ने ईसीएल की परियोजनाओं की दी जानकारी, परियोजनाओं को लेकर की विस्तृत चर्चा। अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। और महिला पर अभद्रता पर ग्रामीणों ने दरोगा को सिखाया सबक। आक्रोशित ग्रामीणों ने दरोगा की जमकर की पिटाई, कहा महिलाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत नालंदा से करते हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार आज जिले का निरीक्षण करने पहुंचे। बता दें कि 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जिले में किए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने नीतीश कुमार एक दिवसीय दौरे पर राजगीर पहुंचे। सबसे पहले सीएम निर्माण हो रहे 4 सीटर रोपवे का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निर्माण एजेंसी को जनवरी महीने तक काम पूरा करने के लिए भी कहा है और रोपवे को चालू करने का निर्देश दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सर्दियों में विदेशों से कई पर्यटक आते हैं, इसलिए जल्द से जल्द रोपवे को शुरू करना जरूरी है। इसके बाद सीएम वेणुवन पहुंचे और पार्क निर्माण कार्य का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी इस मौके पर दिए। नालंदा पर्यटक स्थल है और हर साल काफी संख्या में विदेशी सैलानी यहां पर घूमने के लिए आते हैं। दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, जिसने सिखाया कि आखिर पढ़ाई किस दिशा में की जा सकती है, जिसने दुनिया को उच्च शिक्षा के बारे में बताया, और वही नालंदा को विकास की राह पर आगे बढ़ाना बिहार सरकार इसके लिए कटिबद्ध नजर आती है। कदम भी लगातार उठाए जा रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार आज नालंदा पहुंचे। इस मौके पर रोपवे के काम को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश उस एजेंसी को दिया जिसे ये काम सौंपा गया है। तो दूसरी तरफ वेणुवन भी पहुंचे और इस वन का दौरा करते हुए वो नजर आए और जो काम बचे हुए हैं उन्हें पूरा करने का निर्देश जल्द से जल्द दिया है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में काफी संख्या में विदेशी पर्यटक नालंदा की धरती पर घूमने के लिए आते हैं। इस वजह से यह इलाका बेहद खास है और इसे विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाना सरकार का मकसद भी है। इस बीच में कोरोना वगैरह था, तो खैर हम लोगों ने इसके बारे में बार बार कहा कि इसको जल्दी से जल्दी करिए, और इस बार हम जानबूझ करके आए हैं देखने के लिए कि कितना समय लगेगा। अब ये बताएंगे कि आपको क्या लग रहा है, कब तक इसका कर पाइएगा? नए साल में हो जाए। नए साल में तो हो ही जाएगा, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं तो आप बताइए कि कब तक इसको पूरा कर लीजिएगा। देखिए, नए साल में हो जाना चाहिए तो सही है, लेकिन ये जो जाड़े का मौसम है ना, इसी में टूरिस्ट आते हैं। वैसे इस बार इस समय तो कोरोना वाली स्थिति है, उतने लोग तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी बना करके इसी जो जाड़े का मौसम है इसी में कर दें, यानी हर हालत में फरवरी के पहले कर दें। तो उसको अगर जनवरी में कर लीजिएगा तो कई लोग स्थानीय भी। तो 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं आज राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी पीएस मिश्रा ने मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री को मिश्रा ने झारखंड में संचालित ईसीएल की कई परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। विश्व एड्स दिवस पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में एक तरफ जहां जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं राज्य सरकार ने शादी के पहले एचआईवी टेस्ट के नियम को लागू करने का संकेत दिया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि एड्स जैसी बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के साथ कहा कि आने वाली पीढ़ी और संतान एचआईवी से संक्रमित ना हो,
इसी को लेकर यह जरूरी है कि लोग इस बीमारी को लेकर जागरूक हो सकें। आज हम एड्स उन्मूलन के लिए जन जागरण अभियान को तेज गति में चलाने के लिए हम एक कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसको बहुत विस्तार रूप से जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। खबर पटना से है, जहां आरजेडी नेता श्याम रजक का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि आरजेडी ने राज्यसभा में एलजेपी को दिए समर्थन को ठुकराए जाने पर आरजेडी नेता श्याम रजक ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि रामविलास पासवान ने ताउम्र दलितों के लिए संघर्ष का काम किया, उन्होंने दलितों की आवाज बुलंद की। उनके खिलाफ बीजेपी ने एक मनुवादी और नागपुरी विचार वाले नेता को मैदान में खड़ा कर दिया। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूं कि एलजेपी रीना पासवान को चुनाव में उतारे, जिसका समर्थन आरजेडी करेगी। आपको बता दें कि यहां नागपुरी विचारधारा के कहने का मतलब यह था क्योंकि आरएसएस का जो मेन मुख्यालय है वो नागपुर से ही चलता है और सुशील मोदी नागपुर से ही जुड़े रहे, इस वजह से वो नागपुरी विचारधारा कहते नजर आए। सम्मान बढ़ा, दलितों का साथ। मेरा पुनः आग्रह होगा कि रामविलास जी ने लगातार दलितों की लड़ाई लड़ने का काम किया और रामविलास जी पहचान भी हुई और दलितों को सम्मान बढ़ा, दलितों का सहारा बढ़ा, उसमें रामविलास जी की एक बड़ी भूमिका रही है। और उस लड़ाई को खत्म करने के लिए एनडीए ने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जो मनुवाद और जो नागपुरी राजनीति है, नागपुरी कल्चर है, उस कल्चर को बिहार में स्थापित करने के लिए ऐसे लोगों को ले गया है और दलितों को हाशिए पर ले जाने का साजिश की जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। राज्यसभा में आरजेडी द्वारा एलजेपी को समर्थन के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीति की मर्यादा को तेजस्वी यादव न जानते हैं न ही समझते हैं। हाल ही के दिनों में जो तेजस्वी यादव की भाषा और बोली रही है, उससे बिहार की जनता को लगने लगा है कि तेजस्वी यादव ने नेता प्रतिपक्ष की मर्यादा को तार तार किया है। विषय मेरे टिप्पणी का नहीं है और किस दल ने क्या प्रस्ताव दिया ना ये मैं जानता हूं, लेकिन आपको लगता है ये मैं जानता हूं। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी उम्मीदवार के सामने महागठबंधन को अपना उम्मीदवार देना चाहिए, खड़ा करना चाहिए, क्योंकि संख्या बल तो उसके पास है ही नहीं। देखिए, राजनीति की मर्यादा को तेजस्वी यादव जी न समझते हैं, न मानते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं। विगत दिनों के कुछ जो उनके व्यवहार हुए हैं, जो उनकी बोली है, जो उनका भाषा है, वो बहुत साफ तौर पे राज्य की जनता को संदेश दे गया कि आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह राजनीतिक मर्यादाओं को हर तरीके से तार तार करने पे लगे हुए हैं। खबर राजधानी पटना से है, जहां सुशील मोदी को बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया और इस पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बीजेपी को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जो बीजेपी को 75 सीटें मिली हैं वो सिर्फ एलजेपी की वजह से ही मिली हैं। मोदी जी को हठधर्मिता त्याग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी रीना पासवान जी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए था कि आज उनको 74 सीटें
सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी के बदौलत मिला है। अगर जेडीयू की तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एलजेपी उम्मीदवार दिया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी का भी वही हश्र होता जो जेडीयू का हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और सुशील मोदी को त्याग दिखाना चाहिए था, क्योंकि देश भर में रामविलास जी के नाम पे लगातार दलितों का वोट भारतीय जनता पार्टी लेती रही है। और आज रामविलास पासवान जी के जाने के बाद उनके आत्मा को दुख पहुंचा रहा है भारतीय जनता पार्टी और सुशील मोदी। चिराग पासवान जी की मां रीना पासवान जी को राज्यसभा के उम्मीदवार न बना। खबर बोकारो से है, जहां कांग्रेस नेता और बजरंग दल के नेताओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मामला बोकारो के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के पास का है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता खुर्शीद आलम फोन करके बजरंग दल के नेता गणेश तिवारी को बुलाते हैं। गणेश को आने के बाद खुर्शीद आलम के समर्थकों ने गणेश तिवारी के साथ मारपीट की, जिससे स्थानीय दुकानदारों में काफी गुस्सा था। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर बजरंग दल के नेता गणेश तिवारी के समर्थन में सड़क को जाम कर दिया। साथ ही आक्रोशित लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने घटनास्थल पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया। आपको बता दें कि गणेश तिवारी के समर्थकों का आरोप है कि खुर्शीद आलम के समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, देश विरोधी नारे लगाए गए, जिसे लेकर दोनों दलों के बीच झड़प हो गई और देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। से लड़ाई हुआ है हम लोग से। वो भी एक दुकानदार है, और दुकानदार के प्रति हम लोग सद्भावना दिखाना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग सब अपना मन मर्जी से दुकान बंद किए हैं उनका समर्थन में। अच्छा, आप लोग दुकानदार, क्या जानकारी है कि झगड़ा किस वजह से हुई है? जानकारी इस तरह से है कि मतलब जैसे कि उनको फोन करके बुलाया गया था, फोन करके बुलाया गया था और बुलाने का वार्ता करते करते उन पर हाथ छोड़ दिया गया। मामला यह है कि कल खुर्शीद आलम फोन किए थे, बोले कि ऐसे बात तुम मेरे बारे में बोला है। हम लोग क्या बोले हमको बताइए। बोला नहीं तुम ऐसे बोला, हम लोग प्रूफ है तो बताइए। तो बोला नहीं आओ तुम नियम बात करेंगे। हमने ठीक है हम आते हैं। आए उसके बाद बातचीत किए, तब तक पीछे से कोई मार कर दिया। इसके धक्का मुक्की हुआ, उसके बाद तब तक प्रशासन आ गई, तो सबको साइड कराया। हम 1 साल के बीच तो कभी ऐसा नहीं देखे और कल भी जो झगड़ा हुआ है वो व्यक्ति विशेष 2 व्यक्तियों के बीच में है। पूरा इन्वॉल्व करना नहीं बदला है। 2 व्यक्ति के विशेष झगड़ा हुआ है और जो भी कोशिश झगड़ा किस वजह से हुआ ये कुछ उभर के आ पाई? देखिए दोनों पक्षों का अलग अलग आरोप प्रत्यारोप है। इसके संदर्भ में अभी 12 बजे मीटिंग बुलाया गया। ठीक है, 12 बजे पहले जिसके पक्ष से गलती हुई है उसका पहले जांच हो जाए और जिससे गलती निकलेगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कोरोना की स्थिति देश की और जगहों से बेहतर है। उन्होंने कहा कि रिकवरी रेट की बात करें तो बिहार में रिकवरी रेट 97.13% है, वहीं मृत्यु दर 5% है, जो सभी प्रदेशों से बेहतर है। साथ ही कोरोना जांच को लेकर मंत्री ने कहा कि बिहार दूसरे स्थान पर है। राज्य में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 5,550 के आसपास है। कुल मिलाकर कोरोना के मामले में बिहार दूसरे प्रदेशों के लिए एक मॉडल बन गया है। पूरे देश की बात यदि करें तो बिहार में जो कोरोना की स्थिति है वो पूरे देश में सबसे बेहतर माना जा सकता है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। आज यदि हम देश के अंदर रिकवरी रेट की बात करें तो 97.13% बिहार का रिकवरी रेट है, जो देश में सर्वाधिक है। हम यदि मोर्टेलिटी रेट की बात करें, मृत्यु दर की बात करें, तो बिहार का मृत्यु दर लगभग 0.5% के आसपास है, जो देश के सभी बड़े प्रदेशों में कम है। हम यदि जांच की बात करें तो बिहार जांच में पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। हम प्रति 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में यदि जांच की बात करें तो भी हम राष्ट्रीय औसत से करीब 12,000 आगे हैं।
खबर हजारीबाग से है, जहां सदर विधायक मनीष जायसवाल ने एक बड़ी पहल की है। विधायक ने नवनिर्मित सांस्कृतिक केंद्र में पूरे मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना की, साथ ही फीता काटकर भवन का अनावरण किया है। आपको बता दें कि सदर विधायक की विशेष योगदान से हजारीबाग में कई जिलों में सामुदायिक भवन और सांस्कृतिक भवन का निर्माण किया गया है। सामाजिक सौहार्द और समरसता बनाए रखने में कई समाजों के सांस्कृतिक और पारंपरिक आयोजन का बड़ा महत्व है। ऐसे आयोजनों के लिए सांस्कृतिक भवन की उपयोगिता भी बढ़ जाती है। इसी कड़ी में सदर विधायक मनीष जायसवाल ने इस बात को देखते हुए व्यापक स्तर पर सदर विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में स्थानीय लोगों के आग्रह पर उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी विधायक निधि का उपयोग करते हुए सामुदायिक भवन और सांस्कृतिक भवन निर्माण करवाया है। खबर नालंदा से दिखाते हैं, जहां अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। कतरी सराय थाना क्षेत्र के पास गांव में वृद्ध का शव मिला। वहीं मृतक की पहचान काशी चक थाना क्षेत्र के पाली गांव निवासी के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मामले के बारे में थाना अध्यक्ष अमरेश कुमार सिंह का कहना है कि व्यक्ति की हत्या की गई है या दुर्घटना में मौत हुई है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर मामले की छानबीन कर रही है। ये शर्मा इनको बुलाकर ले गया था और वही इधर छासू विवाह के सामने कहीं मार के फेंक दिया। क्या था, पूर्व मुखिया था क्या? हाँ, वो पूर्व मुखिया थे। कुछ दुश्मनी वगैरह? अब तो वो बता सकते हैं। बिहार शरीफ में पुलिस लाइन में एक दरोगा की मौत के बाद उसे सम्मान नहीं मिलने से परिजनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। परिजनों का कहना है कि उन्हें दरोगा की मौत के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि उनकी मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। ब्रेन हेमरेज से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही होगा। फिलहाल सम्मान नहीं मिलने से परिजनों में खासी नाराजगी है। के बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं था और हम लोगों को जो एक सहायता चाहिए एक विभाग की तरफ से मिलनी चाहिए, उससे हम लोग बहुत नदारत थे। हम लोग को कहीं विभाग से कोई सहायता नहीं मिल रहा है और जो मतलब एक मेरे पिताजी 36 साल से पुलिस में थे, लेकिन उनकी विदाई पर कुछ उस तरह का विभाग कुछ कर नहीं रहा है। हम लोग बहुत दुखी हैं। एक तो दुख है ये है, ऊपर से और बहुत दुख है। हम लोगों को एक बाइक, हम अपने ऑफिस में थे 12 बजे के आसपास में, तो गांव का एक ग्रामीण लड़का है जो यहाँ पर पोस्टेड है, न कोई सूचना थाना में थी, न मुखिया के पास थी, न एसपी के पास थी। लोग सूचना दिए उनके द्वारा कि आपके चाचा का मैंने देहांत हो गया है, देव नारायण जी का। तो हम लोग भागे भागे आए, यहाँ पर आए तो देखे कि है ऐसे बात। तो हम समझे थे कि इनका राजकीय सम्मान के साथ जो भी होगा सम्मान करके लोग माला वाला डालकर भेजेंगे या कोई भी सुविधा देंगे। तो किसी तरह का ना हमको सुविधा दिया गया, ना माला का कोई सम्मान दिया गया। देखिए, कानून अपना काम किया है, प्रोसीडिंग चली है। प्रोसीडिंग के अनुसार जो है कि मुख्यालय के आदेश के आलोक में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्रवाई की गई है। उनके अनुपालन में स्थिति का जायजा लेकर के जैसा होगा उससे हम लोग इनके साथ हैं। जो है कि आगे भी हम लोग रहेंगे और संघ के अध्यक्ष के नाते हम लोगों ने अपना मानवता के आधार पर अपना माल्यार्पण किए, जो होना चाहिए। खबर सुपौल से है, जहां महिला के अभद्रता करने पर ग्रामीणों ने दरोगा को सबक सिखाया है। दरअसल महिला के साथ अभद्रता की गई थी और इसी को लेकर ग्रामीण दरोगा पर भड़क उठे। बता दें कि भीमपुर थाने के दरोगा संजय शुक्ला को ग्रामीणों ने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए धर दबोचा, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने दरोगा की जमकर पिटाई कर दी। साथ ही दरोगा से उठक बैठक भी लगवाई।
इसके बाद ग्रामीणों ने दरोगा को पुलिस के हवाले कर दिया। मामले के बारे में त्रिवेणीगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गणपति ठाकुर ने बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए जिले के पुलिस कप्तान मनोज कुमार ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी संजय शुक्ला को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है। अब सवाल उठता है कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जहां सरकार पुलिस पर भरोसा करती है और वही पुलिस अगर महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने लग जाए तो क्या ऐसे पुलिस अफसरों को मात्र सस्पेंड कर देने से महिलाओं के प्रति सरकार की जवाबदेही पूरी हो जाती है? रात में करीब 1 बजे में ग्रामीणों ने हमको फोन से सूचना दिया कि संजय शुक्ला जो है एक महिला के घर में पकड़ाया है, इसको ग्रामीण मारपीट कर रहा है, इसलिए आप आइए। हमने गया तो सही में देखे कि उसको जो है कुर्सी पर बैठाया हुआ था। तो बड़ाऊ को सूचना दिए, बड़ाऊ आए और उसको ले गए थाने, क्योंकि ये उस महिला के यहाँ रात बिरात काफी दिनों से आना जाना था, लोगों को पूरा खराब लग रहा था और उसी के चलते ये ग्रामीण पहले से ही आक्रोशित था ही। आज संजोग हुआ कि रात में जो है उसके घरे में पकड़ लिया ग्रामीण सब। महिला के साथ अभद्रता करने का ये मामला सामने आया है। इसके बाद पुलिस जवान को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन ये पुलिसकर्मी जो महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था ऐसा आरोप इस पर लगा और इसके बाद ग्रामीणों ने इसे सबक सिखा दिया, जमकर मारपीट की, पिटाई कर दी, उसके बाद उठक बैठक भी लगवाई और फिर पुलिस अधिकारी को बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामला सुपौल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आक्रोशित ग्रामीणों ने दरोगा की जमकर पिटाई कर दी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ सस्पेंड करने से इस तरीके की अभद्रता रुक जाएगी? क्या जब बात महिलाओं के सम्मान की आती है तो जिम्मेदारी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा होती है महिलाओं के सम्मान को बचाने की, महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की कोई अभद्रता ना हो उसे रोकने की, अगर वही आरोप पुलिस के ही किसी कर्मी पर लग जाए और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाए तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारे साथ हमारे सुपौल संवाददाता ओपी राजू जुड़ गए हैं। ओपी राजू, महिला के अब साथ अभद्रता करने पर ग्रामीणों ने जमकर पिटाई इस पुलिसकर्मी की कर दी, लेकिन सवाल ये कि क्या सिर्फ लाइन हाजिर करने से, क्या सिर्फ और सिर्फ निलंबित करने से पुलिस की कार्रवाई खत्म हो जाती है? क्या सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत नहीं है? और साथ ही पूरा मामला समझना चाहेंगे। जी हाँ आदर्श, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है आम जनों के बीच में कि एसपी सुपौल मिस्टर मनोज कुमार और इनसे जब मीडियाकर्मी इस मुद्दे पर बात करना चाहता है तो वो उनका फोन तक नहीं उठाते हैं। और दूसरी तरफ यदि ऐसे जघन्य अपराध में, माने जिनको आपने जवाबदेही दी है कि महिलाओं के इज्जत की सुरक्षा, उनकी आबरू की सुरक्षा पुलिस प्रशासन करेगी, सरकार करेगी, और सरकार का नुमाइंदा यदि स्वयं इस कृत्य को अंजाम देता है, इससे दुर्दांत अपराध और कुछ हो नहीं सकता है। और ऐसे में यदि मीडिया से बात करने से इस जिले के एसपी यदि परहेज करते हैं तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुशासन समाज में कितना कारगर है, नीतीश कुमार का दावा कितना कारगर है, ये सवाल उठता है। और आज मैंने 2 बार उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन सुपौल के एसपी मनोज कुमार ने फोन तक नहीं उठाया। और ये वार्ड नंबर 10 राजू, क्योंकि जब जरूरत होती है कि सवालों के जवाब देने का तो ये अधिकारी भागते नजर आते हैं, लेकिन
लगातार इस तरीके के मामले बढ़ते हुए दिखते हैं तो कुछ कदम उठाए जाने से भी ये परहेज करते हैं। ओपी राजू, ग्रामीणों का क्या कहना था? जिन ग्रामीणों ने इस पुलिसकर्मी को पीटा है, पुलिस के हवाले किया है, उठक बैठक करवाई है, वो क्या कहते दिखाई दिए? सर, ग्रामीण अभी गुस्से में है और उनका कहना है कि सिर्फ निलंबन करने से उस महिला को न्याय नहीं मिलता है जब तक कि उसको सस्पेंड नहीं किया जाता है। उसको जब तक नौकरी से डिस्चार्ज नहीं किया जाता है तब तक उस महिला को न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि यह जघन्य अपराध है। और सुपौल जिला चूंकि सीमावर्ती इलाके का जिला है, भारत नेपाल इंडो नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ जिला है, और पुलिस प्रशासन यहाँ सिर्फ मजे करती है। दारू का कारोबार, दारू की तस्करी, शराब की तस्करी यहाँ खुलेआम होती है और प्रशासन, पुलिस प्रशासन चुप बैठा हुआ है। और यह एक यक्ष प्रश्न है कि पुलिस प्रशासन से आम जनता को न्याय आखिरकार कैसे मिलेगा। कई अहम जानकारी आप दे रहे थे ओपी कि आखिर जब दावे इस चीज के किए जाते हैं कि हमें सुशासन राज कायम करना है, शराबबंदी वाले राज्य में जब शराब की तस्करी धड़ल्ले से होती है, शराब की बिक्री धड़ल्ले से होती है और वहां पर पुलिस की मिलीभगत निकलकर सामने आती है, अपराध में पुलिस का नाम निकलकर सामने आता है, तो फिर किस बात का सुशासन? सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल छोड़ जाता है, ये प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी। शुक्रिया ओपी तमाम जानकारी देने के लिए। खबर राजधानी पटना से है, जहां पुलिस ने छापेमारी के दौरान 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि राज्य में पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में आज पुलिस ने हरि मंदिर गली इलाके में सुरेंद्र सिंह उर्फ लक्की चावला के घर में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने अवैध रूप से जुआ खेल रहे और शराब का सेवन करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने जुआ के साथ ताश की गड्डी मौके पर 89,000 रुपए, अंग्रेजी शराब की 3 बोतलें और 7 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ब्रेक न्यूज पर मेरे साथ बिहार एक्सप्रेस।